हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई लेक्चर के साथ रिलेटिव एटॉमिक मास। कल हमने मास नंबर, एटॉमिक नंबर और कुछ डिस्कशन हमने एटॉमिक मास का भी किया था। आज हम रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन। रिलेटिव का मतलब क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन मुवाज़ना करना, किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना। हम क्लास 9 की फिज़िक्स में पढ़ती है रिलेटिव मोशन। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर एक मिसाल के तौर पर मैं ले लूँ, एक ट्रेन लेती है और ये मोशन कर रहा है इसी तरफ, इसी डायरेक्शन फॉरवर्ड, ओके। और यहाँ पर एक क्या है? कार है और ये भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो हम कह रहे हैं ये हमारे साथ जो कार है, क्या ये कार इस ट्रेन से तेज़ जा रही है या स्लो जा रही है? ठीक है। अगर बंदा यहाँ इस ट्रेन में है, ये बंदा इस ट्रेन में है और इस कार को देखती है, ठीक है, तो वो इस कार को ऑब्जर्व कर रही है अपनी ट्रेन के साथ। क्या ये कार इसकी ट्रेन की से तेज़ जा रही है या स्लो है? ठीक है। तो ये कार जो है हम कंपेयर करते हैं इस ट्रेन के साथ। इसी तरह हम रिलेटिव एटॉमिक मास में एक एटम के साथ दूसरी एटम में कंपेयर करती है कि क्या उस एक एटम हम स्टैंडर्ड लेती है, एक एटम हम क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड लेती है। इसके मास जो है हमको पता होता है, ये स्टैंडर्ड हम लेते हैं, क्या स्टैंडर्ड लेते हैं। और बाकी जो है मासेस जो है, बाकी एटमों की जो मासेस है इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या उसके मासेस इससे वेटेड है, मास में ज़्यादा है या मास में कम होते हैं? इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी एटम को, मास को। तो पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, फिर बाद में मैं इस कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो होता है दरअसल क्या, the mass of an atom of an element relative to of an element's atom compared to 1/12 mass of carbon 12 isotope। ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एक एलिमेंट जो है, एलिमेंट का एटम जो है हम कहते हैं कि सेम काइंड ऑफ एटम जो कंबाइन होते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। तो हम उससे एक एटम लेते हैं एलिमेंट से, और वो क्या हम कंपेयर करते हैं? रिलेटिव मतलब कंपेयर करते हैं किससे? कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर करते हैं। क्या? कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर करते हैं। या इस दूसरे को देखें, when atomic mass is obtained by relating atom with the mass of carbon 12 isotope atom। हम एटॉमिक मास ऑब्टेन करती है, ऑब्टेन अहस करती है, मतलब ये कि हम एटॉमिक मास, एटम का जो मास होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, अहस करते हैं। किससे? हम उसको किससे अहस करते हैं कि किसी एटम का मास जो कार्बन 12 जो है उससे कंपेयर करें। अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं यहाँ पर
लिखो कि हमारे साथ कार्बन 12 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पुट किया इस चाबड़ी में, ठीक है। और इससे हम दूसरी एटमों का मास को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर रखेंगे कि इसका मास इससे ज़्यादा है या ज़्यादा नहीं है, या दूसरे एटम लाएंगे इससे मास इससे ज़्यादा है या नहीं है ज़्यादा, इसी तरह हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो होता है दरअसल क्या, इस कार्बन 12 आइसोटोप की तरफ आइसोटोप, मैंने वहाँ एक बात बताई थी कि एटमों में भी किस्में होती है, एटमों में भी किस्में होते हैं। जैसे मैंने बताया था ट्विन्स वगैरह, ट्विन्स का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों का कि ट्विन्स जो होती है उसकी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन फ़र्क वेट में होता है, मास में। एक ट्विन्स है जो शक्ल एक मिसाल के तौर पर मैं ये ट्विन्स ले लूँ, ये हमारे साथ एक शख्स है और इसका भाई जो है भाई ये इसका भाई है, ठीक है। इस और इसका शक्ल एक जैसा है, लेकिन इसका मास में फ़र्क है इसके मास से। ये वेट होगा ज़्यादा, वज़न इसका ज़्यादा होगा और इसका वज़न कम होगा, ओके, इसका वज़न कम होगा, ठीक है। तो इस एटमों में भी इसी तरह होता है कि उसकी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मास में होता है। जिस तरह मैंने लिखा कि कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 12 और कार्बन 14, तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का शक्ल तो एक जैसा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मास में होता है, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन, इसमें क्या है, 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा है, 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा है इससे इसका 2 न्यूट्रॉन इससे ज़्यादा है, ओके। तो शक्ल तो एक जैसे है, लेकिन मास में फ़र्क होता है। तो सिर्फ हम इस रिलेटिव एटॉमिक मास में सिर्फ हम कार्बन 12 लेंगे, कार्बन 14 नहीं लेंगे, सिर्फ कार्बन 12 स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है, कार्बन 12 स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आइसोटोप के बारे में मैंने जो पहले भी बताया था, आज भी मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर कार्बन 12 के आइसोटोप का मतलब ये है, ठीक है, कि हम सिर्फ कार्बन 12 आइसोटोप लेंगे, कार्बन 14 यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड, ओके। होता है दरअसल क्या, हम कार्बन में हमें पता है 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं कि हमारे साथ एटम है, कार्बन 12 एटम है, और इसको हम 12 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, 12 टुकड़ों में, किस में डिवाइड करते हैं, 12 टुकड़ों में इसी तरह डिवाइड करते हैं। और इस एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे, एक टुकड़े को 1 AMU, इस एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इकाई एक को कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, ओके। एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे, AMU, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटम का एक यूनिट, ठीक है। तो हम इसके साथ बाकी एटमों को कंपेयर करते हैं इसी तरह कि हमारे साथ अगर ये मेजरमेंट मशीन है, ठीक है, इसका वज़न इसी तरह इसमें हम तोल वगैरह करते हैं, और मुझे एक एटम दिया गया है, उसका नाम हाइड्रोजन है, कि इसका मास कितना है, मुझे पता नहीं है इसका मास कितना है, ठीक है। तो इसका मास का पता नहीं, लेकिन मैंने ये मास यहाँ पर रख दिया हाइड्रोजन का, ठीक है। इसका मास मालूम करना है मुझे, ठीक है। और इसका तो मुझे मालूम है, कार्बन तो मालूम है, उसको तो मैंने 12 टुकड़ों में तकसीम किया है। तो मैं इसी तरह करूँगा कि इससे
कार्बन 12 से एक टुकड़ा लूँगा, यहाँ से एक टुकड़ा लूँगा और इस चाबड़ी में डालूँगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने रख दिया है पहले से, और फिर बाद में कार्बन 12 से मैं एक टुकड़ा लूँगा और चाबड़ी में डालूँगा। तो होता है दरअसल क्या, हम यहाँ पर फिर देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के साथ। अगर दोनों इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर यहाँ से दूसरा टुकड़ा लूँगा। ठीक है, अगर इक्वल हुआ तो फिर क्या कहेंगे, इसका मास कितना है, तो इसका मास 1 होगा, और इस मास को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि हमने इस मास को, हाइड्रोजन के मास को कार्बन के मास से कंपेयर किया, इसलिए हम इसको रिलेटिव कहेंगे। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, ओके, अगर मैं लूँ ऑक्सीजन, में लूँ क्या, मैं लूँ ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, और इसका मास मुझे मालूम नहीं है, इसका मास मुझे मालूम नहीं है, इसका मास मुझे मालूम नहीं है, और मैंने इस ऑक्सीजन को इस चाबड़ी में रखा, ठीक है, ठीक है, फिर ऐसा करूँगा कि कार्बन 12 की एक यूनिट यहाँ से लूँगा और इसमें डालूँगा इस चाबड़ी में, फिर देखूँगा कि मास बराबर हुआ। अगर बराबर हुआ तो फिर मास वहाँ जितनी यूनिट मैंने यहाँ रख दी है तो उसको काउंट करूँगा और इसके साथ लिखूँगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं हुआ फिर एक यूनिट फिर लूँगा यहाँ पर, फिर एक यूनिट फिर लूँगा यहाँ पर डालूँगा जब तक इसकी मास एक दूसरे के साथ इसी तरह इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो अगर जब मैंने यहाँ पर ये काउंट की तो ये 16 नज़र आए, तो मैंने देखा कि ये ऑक्सीजन का मास कितना नज़र आया हमको, 16, और इस मास को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, हम इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, तो होता है दरअसल क्या, इसके मैथमेटिकल पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक रिलेशन मालूम करते हैं कि रिलेशन क्या, रिलेशन ऑफ ए एम यू एंड ग्राम। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, होता है कि मुझे पता है कि हमारे पास जो है 1 कार्बन है। ठीक है, 1 कार्बन मैं यहाँ लूँगा, 1 कार्बन मास, कार्बन मास, मैंने 1 कार्बन मास का 12 टुकड़ी किया था, एमयू में डिवाइड किया था, टुकड़ी, मैंने वहाँ एक टुकड़े को एमयू कहा था और मैंने इसे तो 12 टुकड़ी किया है। ठीक है, अगर मुझे एक टुकड़े का मास मालूम करना है, एक टुकड़े का मास मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी 12 पर डिवाइड करूँगा और इसको भी 12 पर डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो हमारे साथ कट जाएगा और हमारे साथ क्या कहेंगे, रख जाएगा 1 mu
1 AMU hour 1/12 multiplied by mass of one atom. क्या रह जाएगा? वो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, ये रह जाएगा। ठीक है, फिर होता है क्या, अगर मैं कहूँ मोल की कंसेप्ट मैंने अभी तक समझाया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझाता हूँ पहले, बाद में वहाँ मोल की कंसेप्ट बताऊँगा। लेकिन मैं यहाँ पर मोल का कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो होता है दरअसल क्या होता है ये कि 1 मोल में हमारे साथ 1 मोल बराबर है 1 मोल बराबर है 6.6, ये 6 हुआ 023 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, पर मोल ओके, होता है पर दरअसल यहाँ पर क्या, यहाँ पर होता है कि 1 मोल में इतनी पार्टिकल होती है। ये सेंटेंस हमारे सेंटेंस ने निकाला है ये वैल्यू कि 1 मोल में इतनी पार्टिकल होगी। ठीक है, और ये हम सेंटेंस ने क्यों निकाला है, क्योंकि हम अगर मुझे एटम्स चाहिए तो मैं तो एक एटम तो मैं नहीं ले सकता, तो मैं उसे ग्राम में लूँगा। ठीक है, ग्राम में लूँगा। ठीक है, किस तरह लूँगा, मुझे पता है कि 1 मोल इसके बराबर है 1 मोल इसके बराबर है। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन किसके बराबर होगा, 12 ग्राम का, 12 ग्राम का बराबर होगा। ठीक है, 1 मोल कार्बन 12 किसका बराबर, 12 ग्राम का बराबर हो, ग्राम पर मोल। ठीक है, और 1 मोल ऑक्सीजन किसका बराबर होगा, 1 मोल ऑक्सीजन किसका बराबर होगा, ये 16 ग्राम का बराबर होगा। ठीक है, ये किस तरह ऐसा आया, तो मैं वहाँ इस बात को समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत डीप बात है। ये बहुत डीप बात ही है। ठीक है, तो होता है क्या, यहाँ पर ये होता है कि
1 मोल ऑक्सीजन 16 ग्राम का बराबर होगा। और ये आप कैसे जज करेंगे? जो एटम का जो मास होते हैं उससे सिर्फ आप ग्राम लिखेंगे, उससे आप सिर्फ ग्राम लिखेंगे तो उसको हम 1 मोल कहेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हमारे साथ यहाँ पर 1 मोल यहाँ पर एक सब्सटेंस है और सारे इसमें सारे के सारे 100% ये सब्सटेंस है कार्बन से बना है। किससे बना है? ठीक है, या हमारे साथ कार्बन है, बहुत सी एटम यहाँ पर है कार्बन का बहुत सी एटम है। और मुझे कोई कहे कि मुझे 1 मोल या 1 मोल कार्बन चाहिए इससे, तो मैं यहाँ पर एक मेजरमेंट मशीन लूँगा, ठीक है। मेजरमेंट मशीन लूँगा और उस पर यहाँ से 12 ग्राम कार्बन लूँगा, 12 ग्राम कार्बन लूँगा, तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा? ये हमारे साथ 1 मोल बन जाएगा। और तुम्हें पता है कि 1 मोल में हमारे साथ कितने पार्टिकल होती है? 1 मोल में हमारे साथ 0.6023 मल्टीप्लाई बाय 23 पार्टिकल होते हैं। इतनी पार्टिकल होते हैं, मुझे पता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने निकाले हैं कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। और 1 मोल किसका बराबर होता है? किसी एटम के मास से ग्राम हम लिखते हैं या उसके मुताबिक उतना वज़न किसी चीज़ से निकाले तो हमारे साथ 1 मोल होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 1 मोल कितना होगा? 1 ग्राम होगा। वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 मोल कितना होगा? वो हमारे साथ 1 ग्राम होगा, इसी तरह, ठीक है। और इसमें कितने पार्टिकल होगा 1 ग्राम में? इसमें 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल होगी, ओके। तो हमें तो ये पता है, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया, ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि 12 ग्राम जो है 12 ग्राम में 12 ग्राम मुझे पता चल गया कि 12 ग्राम कार्बन क्या परमोल, यहाँ पर हम लिखेंगे परमोल। 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। उसमें कितनी एटमें है? शाबाश। इसमें कितनी एटमें है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसमें इतने क्या पार्टिकल होते हैं? यानी 12 ग्राम कार्बन में इतनी कार्बन होते हैं। इतनी पार्टिकल का मतलब क्या है? या एटम है। पार्टिकल मतलब है एटम है या आयन है, आयन वगैरह या मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। तो यहाँ मतलब कार्बन का मतलब हम लेंगे कार्बन एटम। तो 12 ग्राम पर मोल में कितने एटम होगी? इतनी एटमें होती है, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन में इतनी एटमें होती है। अगर मुझे 1 एटम का मास चाहिए, अगर मुझे सिर्फ 1 एटम चाहिए कि 1 एटम का मास कितना है, ठीक है। 1 एटम का मास, 1 एटम कार्बन का मास कितना है? तो हम इस तरह करते हैं कि इस सारी वैल्यू को यहाँ पर तकसीम करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। इस पर 0.3 मल्टीप्लाई बाय और यहाँ पर भी 6.023 मल्टीप्लाई बाय 23। इसको यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 एटम का मास रह जाएगा, ठीक है। 1 एटम मास, 1 एटम मास यहाँ रह जाएगा, ठीक है हमारे साथ। और यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएगी, ठीक है।
फिर क्या होता है, हम यहाँ पर 1 एटम का मास रह जाएगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 एटम का मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, इसका वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। अगर मुझे ये हमारे साथ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, और ये हमारे साथ क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा, 1 एटम का मास यहाँ से निकालता हूँ मैं, कितना रह जाएगा 1 एटम मास आप कार्बन 12, कार्बन का 1 एटम का मास, ठीक है, कितना रह जाएगा, ठीक है, हमारे साथ कितना आएगा, ठीक है, 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। और यहाँ पर 6, ये सारे की सारे वैल्यू लिखेंगे हमारे साथ, ठीक है। पर मोल यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे साथ 1 एटम का मास रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होगा, इक्वेशन 2 हुआ। तो हम क्या करेंगे अब, फोटो इक्वेशन 2 एन 1 क्या, इक्वेशन 2 कहाँ पर पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे, ठीक है। जब 1 में यहाँ पर पुट करेंगे, इस जगह इस 1 एटम के मास की जगह यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू है, हमें सिर्फ ये वैल्यू पुट करना होगा। तो क्या आएगा, 1 AMU कितना आएगा हमारे साथ, 1/12, और ये इस पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, 12 0 2 3 मल्टीप्लाई बाय 12 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, हमारे साथ कट हो जाएगा, कर दिया जाएगी ये दोनों। और यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमारे साथ 1/023 मल्टीप्लाई बाय 23 रह जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये रह जाएगा। अगर ये हम इस पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे साथ 1 AMU का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 24 ग्राम, 24 ग्राम यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 24, ये 24 ग्राम रह जाएगा। अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने ग्राम में कितना होगा, कितने के बराबर होगा, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर -24। अगर हम यहाँ किलोग्राम चाहिए, मुझे अगर किलोग्राम चाहिए, किलोग्राम, तो AMU की वैल्यू कितने आएगा हमारे साथ, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 27, यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, किलोग्राम, ठीक है, ये किलोग्राम में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ AMU की 1 AMU की वैल्यू निकल आ जाएगी, 1 AMU की वैल्यू
निकल आई जी। तो हमें यहाँ पर पता चला, हमें यहाँ पर एक बात पता चली कि हम जब कार्बन 12 की 12 हिस्से करता हो, क्या मैंने यहाँ पर की थी यार, कहाँ गई बात, यह है यहाँ पर जो मैंने कार्बन 12 की 12 हिस्से किया है, 12 हिस्से की है, तो 1 mu का वैल्यू कितना आएगा ग्राम में, इस ग्राम में कितना आएगा 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -24 ग्राम, इतने हमारे साथ क्या आएगा 1 mu कार्बन का इतना वैल्यू आएगा ग्राम में। ठीक है, ये हमारे साथ क्या होगा ग्राम में वैल्यू होगा mu का। ठीक है, तो पहले तो मुझे स्टैंडर्ड मैंने लिया था कार्बन, अब मुझे पता चला है कि 1 mu जो है कार्बन का, ये बराबर है ऑक्सीजन का, सॉरी अगर मैं यहाँ पर एक मेजरमेंट मशीन लूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल गया है कि हाइड्रोजन एक एटम कार्बन का 1 यूनिट का बराबर है, कार्बन का एक हिस्से के बराबर है, कार्बन का एक हिस्से के बराबर है। ठीक है ना, मुझे यहाँ पर पता चला कि हाइड्रोजन का 1 एटम कार्बन की एक हिस्से के बराबर है, तो मुझे तो यहाँ पर एक दूसरा स्टैंडर्ड भी मिल गया, मुझे एक दूसरे स्टैंडर्ड की भी पता चल गया कि वो है हाइड्रोजन भी स्टैंडर्ड है हमारे साथ, क्या हाइड्रोजन, ये भी हम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। बस वहाँ से कार्बन हाइड्रोजन 8 में उठा लो यहाँ पर रख दो। अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक हीलियम का मास कितना है मुझे पता करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हीलियम रख दूँ, ठीक है, हीलियम रख दो, ठीक है, और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पर रख दूँ, दूसरा अगर फिर देखो कि ये वेट बराबर है, तो अगर नहीं बराबर है तो फिर दूसरा भी रख दूँ, फिर देखूँगा अगर बराबर है, नहीं बराबर है तो फिर तीसरा भी रखूँगा, अगर बराबर तो नहीं है फिर चौथा रखूँगा, चौथा जब रखूँगा तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगी। तो मुझे पता चला कि कार्बन हीलियम जो है इसका मास कितना है 4, और ये 4 गुना किससे वजनी है हाइड्रोजन से, 4 गुना किससे वजनी है हाइड्रोजन से, 4 गुना वजनी है। ठीक है, 4 गुना वजनी है, मुझे यहाँ पर पता चला। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बात ही समझ आई कि सिंस इट इज़ रेशो, ये हमारे साथ रेशो है RM, रेट ऑफ एटॉमिक मास इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ एटॉमिक मास का जो यूनिट इसका डायमेंशन वगैरह नहीं है। ठीक है, डायमेंशंस वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है रेशो में है, रेशो वाला में इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे साथ, अब आते हैं, ये बात आपको समझ आई। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी। अब चलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी इसी तरह है। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन मॉलिक्यूल। इट गिव द मास ऑफ मॉलिक्यूल रिलेटिव टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम द कार्बन 12। ठीक है, यहाँ पर होता है दरअसल क्या, यहाँ पर ये बात वैसी की वैसी है। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते थे, हमने हर एटम का मास मालूम किया है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल, हम यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल का मास कंपेयर करेंगे किसी दूसरे के साथ। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं कि हमारे साथ क्या है, यहाँ पर मुझे CO2
का मास मालूम करना है, ठीक है। ठीक है, तो मुझे तो पता चल गया है, मुझे तो पता यहाँ पर चल गया है। मुझे तो यहाँ पर पता चल गया है ये कार्बन से बना है और यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन से बना है, और इसका मास भी मुझे मालूम है, 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 इसका मास भी मुझे मालूम है। ठीक है, तो इसका मास 12 है, इसका मास क्या है 16 है, इसका मास 16 है। इस सारे के सारे को मास को मैं प्लस करूँगा, प्लस ऐड करूँगा, इसका 16 ऐड करूँगा और इसका भी 16 ऐड करूँगा, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, अगर ये 32 और 34 और 44, ये कौन सा आएगा, ये हमारे साथ 44 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह, ठीक है, मुझे तो पहले से पता है। बोथ RM and MM are essential in stoichiometric helping chemist quantity substance and chemical reaction। आपको ज़रूरत इसका नहीं है, तो इसी तरह यहाँ तक ये आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ छोटा सा क्लास था रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो और शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।